तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास, क्लास 10th स्टैंडर्ड का इतिहास। और आज के क्लास में हम समझेंगे 1830 की क्रांति। पूर्ण रूप से पूरा कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे 1830 की क्रांति की। जैसे कि आपको पता होगा कि पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद के। 2 वीडियो हमारे जो चैनल पर पहले से अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा, नहीं तो आगे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आप लोग का जो भी दिक्कत हो क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि हमारे देश का इतिहास नहीं, हमारे देश से संबंधित नहीं है, पूरे विश्व का, यूरोप का इतिहास है। तो इस चीज़ में मैं आपको इतना प्रयास करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा ताकि आपको इसे तोड़कर समझा सकूँ, आपको समझ में आ जाए बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके आप यहाँ से समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 1830 की क्रांति आज हम क्लियर करेंगे। इससे जो भी क्वेश्चन आता है सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, केवल 10th के लिए नहीं है, सभी एग्जामों के लिए भी यह खासकर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए समझते हैं 1830 की क्रांति। देखिए, फ्रांस के जो राजा था लुई 18वां, आपने पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ा दिया हूँ कि लुई 18वां फ्रांस का क्या था, राजा था। तो फ्रांस का राजा था लुई 18वां। लुई 18वां के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? चार्ल्स 10वां। फ्रांस का राजा कौन बना? चार्ल्स 10वां बना। ठीक है, चार्ल्स 10वां एक निरंकुश राजा था। कैसा राजा था? एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक। चार्ल्स 10वां निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। और इन्होंने क्या किया? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपने शासन काल में बहुत सारे परिवर्तन लाया। पहले समझ लेते कि 1830 के क्रांति कहते किसको है। तो ध्यान दीजिएगा, जब चार्ल्स 10वां फ्रांस का राजा बना तो वो अपने शासन काल में, शासनीय व्यवस्था में, फ्रांस के अंदर में बहुत सारे परिवर्तन लाया। और इन परिवर्तन के कारण फ्रांस के अंदर आपस में गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसे 1830 की क्रांति कहते हैं, या फ्रांस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं 1830 की। ठीक है, 1830 की क्रांति कहते हैं या 1830 की क्रांति से उसे समझते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं कि अब फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता, यह फ्रांस में उभर रही, फ्रांस के अंदर में राष्ट्रीयता, पिछले वीडियो में आपको समझा था कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रीयता कैसे उभर रही थी, फ्रांस में कैसे आ रही थी। तो चार्ल्स 10वां ने क्या किया कि जो फ्रांस के अंदर राष्ट्रीयता उभर कर आ रही थी, जो वहाँ की जनता जनतंत्रवादी हो रही थी, यह उसे दबाने का प्रयास किया। मतलब यह इसका मानना था जो राजतंत्र चल रहा है वही अच्छा है, उसी के आधार पर चलाया जाए। ठीक है, तो इसने क्या किया कि राष्ट्रीयता को और जनतंत्रवादी को दबाने का प्रयास किया, मतलब इसे खत्म करने का प्रयास किया। कहां से? फ्रांस से। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि शासन काल में ही संवैधानिक लोकतंत्र की राह कई गतिरोध उत्पन्न करा दिए। ध्यान समझिएगा, चार्ल्स 10वां क्या किया? चार्ल्स 10वां सबसे पहले तो वहाँ पर जो भी राष्ट्रीयता थी, जो भी वहाँ पर जनतंत्रवादी थी, उन्हें दबाने का प्रयास किया। और दूसरा काम क्या किया कि इसे दबाने के लिए लोकतंत्र की राह में अनेक प्रकार की गतिरोध उत्पन्न किया। गतिरोध के मतलब यह हुआ कि जब लोग वहाँ पर लोकतंत्र की तरफ जा रहे थे तो यह वहाँ पर रुकावट उत्पन्न किया, अनेक प्रकार के बाधाएं लगा दी, बाधाएं डाल दी उसमें कि यह लोग लोकतंत्र की तरफ न जा पाए। ठीक है, चार्ल्स 10वां ने क्या किया? प्लोगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। वहाँ पर यूरोप में प्लोगनिक को प्रधानमंत्री बना दिया। किसने? चार्ल्स 10वां ने। ये लुई 18वां के द्वारा जो भी स्थापित, जो पिछले राजा थे लुई 18वां, उनके द्वारा जो भी स्थापित किया गया था, उन समान नागरिक संहिता को स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य की स्थापना कर दी। अब ध्यान दीजिएगा, ये कम नहीं था। इन्होंने ये क्या किया कि जो लुई 18वां के द्वारा
जो समान नागरिक संहिता स्थापित की गई थी, सबको एक समान यहाँ पर रहना है, सब यहाँ पर एक समान है। यह क्या किया कि वहाँ पर शक्तिशाली अभिजात्य की स्थापना कर दी। मतलब क्या किया कि लुई अठारहवां यहाँ पर किया था कि सब नागरिक जो है एक समान रहेंगे, जितने भी नागरिक है सब नागरिक कैसे रहेंगे, एक समान रहेंगे। लुई अठारहवां की नीति थी। वो क्या किया था कि अब अधिकतर धनी मनी जितने भी लोग थे उनसे वह धन को लेकर गरीबों में बांट दिया था, खेतों को बांट दिया था। आपको पिछले वीडियो में मैं ये पढ़ा चुका हूँ। ये क्या किया कि जब ये प्रधानमंत्री बना तो इन चीज़ को ख़त्म करके, सब एक समान रहेंगे, इसको ख़त्म करके ये क्या किया कि वहाँ पर जो शक्तिशाली लोग थे, जो मतलब पैसे वाले थे, उनको यह अधिकार दे दिया। ठीक है, किसने, कौन से, तो प्लॉगनेक। कौन, प्लॉगनेक। अब इससे क्या हुआ कि जब ये उसको अधिकार दे दिया तो वहाँ पर जितने भी उदारवादी लोग थे, जो उदारवादी या हम कहें तो जो प्रतिक्रियावादी लोग थे, उदारवादी प्रतिक्रियावादी लोग थे, उनको इससे प्रॉब्लम हो गई। किससे, प्लॉगनेक से उसे प्रॉब्लम हो गई कि भाई ये लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर सब समान अधिकार दिए गए। तो उदारवादी लोग यहाँ पर अक्सर मध्यम वर्ग से आते थे। तो यह क्या किया कि जब ये कदम उठाया कि शक्तिशाली अभिजात्य को स्थापना कर दिया, मतलब वहीं सब कुछ रहेंगे, उन्होंने क्या समझा कि प्लॉगनेक के उदारवादियों के प्रति चुनौती है, एक प्रकार से क्रांतिकारी है, ये इन्होंने षड्यंत्र किया है। प्लॉगनेक को षड्यंत्रवादी समझने लगे। ठीक है, प्रतिनिधि सदन तथा दूसरे उदारवादियों ने प्लॉगनेक के विरोध असंतोष प्रकट की। मतलब क्या, जैसे कि अभी यहाँ पर आपको पता होगा कि जो फोर्स के लेके यहाँ पर जो फैसला लिया गया है उसके प्रति जितने भी नौजवान हैं वो क्या कर रहे हैं, असंतोष प्रकट कर रहे हैं कि नहीं यह अच्छा नहीं है या ठीक नहीं है, असंतोष प्रकट कर रहे हैं ना। उसी प्रकार यह प्रतिक्रियावादी जो सदन के लोग थे, उदारवादी लोग थे, और प्लॉगनेक के विरुद्ध असंतोष प्रकट किए थे। भाई क्यों ना करे, वैसा काम ही किया था। यहाँ पर जो लुई अठारहवां तो पूर्वक नहीं था, क्योंकि लुई अठारहवां ने यहाँ पर समान नागरिक संहिता की स्थापना की थी। यहाँ पर मतलब कि समान नागरिक संहिता का मतलब यह हुआ कि सभी लोग एक समान रहेंगे, कोई भी लोग इधर उधर नहीं रहेंगे, सबका एक समान अधिकार दिया था। किसने, लुई अठारहवां ने। जिससे वो हटाकर, ये प्लॉगनेक जिससे वो हटाकर क्या कर दिया, तो शक्तिशाली अभिजात्य की स्थापना कर दी। यानी कि जो ज़्यादा शक्तिशाली रहेंगे वही वहाँ का प्रधानमंत्री या जो भी कुछ वही वहाँ का हर काम देखेंगे, रहेंगे, उन्हीं का राज चलेगा, ऐसा स्थापित कर दिया। तो इससे जो उदारवादी लोग हैं वो असंतोष तब प्रकट करेंगे। प्रतिनिधि सदन के जो लोग हैं वह इससे असंतोष प्रकट करने लगे। मतलब क्या कि यह उनको नहीं चाहिए था, यह ला दिया। चार्ल्स 10वां ने इस विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश के द्वारा उदार तत्वों का गला घोट दिया। इन्होंने क्या किया, प्लॉगनेक ने क्या 25 जुलाई 1830 को 4 आधे देश को मिलाकर उदार तत्व, जितने भी उदारवादी के तत्व थे, सबको खत्म कर दिया, सबको नष्ट कर दिया। ठीक है, और इसके कारण, अध्यादेश के प्रभाव के कारण पेरिस में क्रांति की दौड़ लग गई, यानी क्रांति की लहर दौड़ गई। कहाँ पर, पेरिस में। किसके कारण, तो इस प्लॉगनेक के जो ये नियम थे, जो इनके द्वारा नियम लगाए गए थे, इस नियम के कारण यो क्या किया था कि अध्यादेश को 4 अध्यादेश को उदार तत्वों के वहाँ से खत्म कर दिया था, उदार तत्वों को हटा दिया था, जिसके कारण पेरिस में इस आधार पर वहाँ पर क्रांति की लहर दौड़ गई। पेरिस में क्रांति शुरू हो गया। ठीक है, अब यहीं से यह क्रांति शुरू हुआ, जो 1830 की क्रांति हम कह रहे हैं, ये क्रांति यहीं से शुरू हुआ। फ्रांस 28 जुलाई 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गए, आपस में छोटे छोटे राज्य लड़ने लगे। ठीक है, गृह युद्ध किसे कहते हैं, जब हमारे भारत के अंदर में युद्ध चल रहा हो तो उसे गृह, अभी जो चल रहा है वो गृह युद्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गृह युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, जिससे अब इसी गृह युद्ध का 1830 के क्रांति, जुलाई 1830 के क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे कि 1830 के क्रांति का शासक चार्ल्स 10वां था, जो कि एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, निरंकुश और प्रतिक्रियावादी था। ये अपने शासन काल में कई परिवर्तन लाया और इस परिवर्तन के कारण फ्रांस में अनेकों समस्याएं उत्पन्न हुई। सबसे बड़ा इसका गलती था कि यह प्लॉगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, लोकतंत्र के राह में यह नहीं चाहता था,
लुई चार्ल्स 10वां नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई राजा बने, कोई लोकतंत्र के राह पर चले, कोई यहाँ के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोग स्वतंत्र हो, ऐसा यह नहीं चाहता था। कौन? चार्ल्स 10वां। ठीक है, इसलिए जब कोई भी लोकतंत्र की राह में आगे बढ़ने की कोशिश करता था, यह क्या करता था, उसके लोकतंत्र की राह में कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न कर देता था। ठीक है, सबसे बड़ी गलती इसकी क्या थी कि प्लग ने को वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, जो कि एक प्रतिक्रियावादी था। प्लग ने क्या था? एक प्रतिक्रियावादी था। और ये लुई 18वां के द्वारा जो भी समान नागरिक स्थापना किया गया था, जो यहाँ पर सब नागरिक एक समान रहेंगे, उसको ये नष्ट करके, समान नागरिक संहिता को नष्ट करके वहाँ पर शक्तिशाली अभिजात्य की स्थापना कर दिया। शक्तिशाली अभिजात्य की स्थापना कर दिया। कौन? लुई 18वां। ठीक है, सॉरी, प्लग ने। इस कदम के कारण जितने भी वहाँ पर उदारवादी थे, उन्होंने क्या समझा कि चुनौती, यह हमारे खिलाफ क्या है? चुनौती है, क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। जितने भी उदारवादी लोग थे, उन्होंने तो यही समझा कि चुनौती के खिलाफ, उदारवादियों के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा गया है। और इसमें जो प्रतिनिधि थे, सदन के लोग थे, उदारवादी, प्लूगनी के खिलाफ असंतोष प्रकट किए और चार्ल्स 10वां ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश, 4 आधा देश को मिलाकर, ध्यान दीजिएगा, वहां से जितने भी उदार तत्व थे, उदारवादियों के तत्व थे, सबको खत्म कर दिया, सबको नष्ट कर दिया। जिसके कारण पेरिस के अंदर पेरिस में गृह युद्ध आरंभ हो गया, यानी पेरिस के अंदर क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। और इस क्रांति के कारण फ्रांस में जगह जगह पर 28 जुलाई 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो जाता है। और यह गृह युद्ध आरंभ होने के कारण ही इसे 1830 की क्रांति कहा जाता है। जुलाई 1830 की क्रांति समझा जाता है। ठीक है, तो जुलाई 1830 की क्रांति आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। जुलाई 1830 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? तो चार्ल्स 10वां जो था, राजगद्दी त्याग। पहला परिणाम यह हुआ कि चार्ल्स, जब फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हुआ, फ्रांस में लोग लड़ने लगे आपस में, तब अब चार्ल्स 10वां के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, उसे सुधारने का कोई नियम नहीं था जिससे वो उसे रोक सके। इसलिए क्या किया कि राजगद्दी को त्याग कर, वहाँ के राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। और बुर्बो वंश, चूंकि चार्ल्स 10वां बुर्बो वंश की स्थापना किया था, तो इस तरह बुर्बो वंश का अंत होता है और यहाँ से नया आर्लिया वंश की स्थापना होती है। यहाँ से आर्लिया वंश की स्थापना होती है, जहाँ के राजा लुई फिलिप नया राजा बना। लुई फिलिप के राजा बनाने में वहाँ के उदारवादियों के, वहाँ के पत्रकारों के हाथ था। यानी कि वहाँ के पत्रकारों, वहाँ के उदारवादियों, वहाँ के मतलब जितने भी लोग थे, उनके नियमानुसार, उनके कहने पर यह वहाँ का राजा बना लुई फिलिप। ठीक है, लेकिन आगे चलकर इसके भी खिलाफ फ्रांस में आवाज़ उठने लगे और इसे भी वहाँ के राजगद्दी को त्यागना पड़ा था। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। अब इसके प्रभाव को देख लेते हैं कि 1830 के क्रांति के प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, सबसे पहला, देश में जो कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव जो था वह कम हो रहा था। इसका प्रभाव पड़ा कि देश में जो कट्टर राज सत्तावादी का प्रभाव था वह कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग, ध्यान दीजिए, मीडियम वर्ग और लोक संप्रभुता की देन थी। यह क्रांति किसकी देन थी? तो मीडियम वर्ग के जितने भी लोग थे और लोक संप्रभुता, यानी जो लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले लोग थे, यही दोनों के कारण 1830 की क्रांति हुई थी। ठीक है, कौन कौन? तो मध्यम वर्ग के लोग और लोकतंत्र संप्रभुता को बढ़ावा देने वाले लोग के कारण यह क्रांति हुई थी। ठीक है, यह क्रांति फ्रांसीसी क्रांति को पुनर्जीवित कर दिया। जो फ्रांसीसी क्रांति मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, उस फ्रांसीसी क्रांति को पुनर्जीवित कर दिया। वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को यह निर्मूलित कर दिया। जो वियना कांग्रेस के उद्देश्य थे, वियना कांग्रेस लागू किया गया था, उसके उद्देश्यों को यह निर्मूलित कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। तथा इटली तथा जर्मनी के एकीकरण और यूनान के पोलैंड एवं हंगरी तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के परिधान के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। यहाँ पर क्या हो गया कि इन सब देशों के खिलाफ, जो हंगरी थे, पोलैंड थे, यूनान थे, इनके खिलाफ क्या हुआ? आंदोलन उठ गए, आंदोलन होने लगे। ठीक है,
सबसे यहाँ पर बात यह होगी कि लुई फिलिप जो वहाँ का नया राजा बना था उसके खिलाफ भी भविष्य में आगे चलकर आवाज़ उठने शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर यह हमारा छोटा सा क्लास था जो कि 1830 की क्रांति पूरा इसमें कंप्लीट हुआ। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मिलेंगे हम लोग 1848 की क्रांति में। तो वहाँ प्रयास करेंगे कि जितने भी आपके यहाँ पर डाउट हो वहाँ हम क्लियर करते चलें। वह क्लास शुरू करने से पहले इस क्लास की मैं चर्चा करूँगा, थोड़ा बहुत इस क्लास के बारे में लेकर चलूँगा। उसके बाद उस क्लास में हम लोग मिलेंगे तो नए तरीक़े से शुरुआत करेंगे और वहाँ पर 1848 की क्रांति को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।